नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बच्चे, जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया था, ठीक है, जो हमारा टेस्ट हुआ था उसके अंदर मैंने जो पीछे उसके ऊपर वीडियोस बनाई थी उसी में से मैंने आपका टेस्ट लिया था। ठीक है, तो बच्चों अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। जैसे ही हमारे क्लियर होंगे ये स्टडीज, उसके बाद हम इसका भी क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा मेमोरी। मेमोरी, देखिए मेमोरी नाम से सभी समझते हैं, बड़ा आसान, बड़ा इजी होगा, लेकिन बच्चे क्या है कि हमारे डिटेलिंग में ज्यादा आता है आजकल। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अब की बार जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसके अंदर यहां से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आपको नहीं पता होगा, कहेंगे सर कहां पूछे गए थे, तो मैं आपको धीरे धीरे समझाता जाऊंगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों हार्ड डिस्क के अंदर से थे। ये बात याद रखना, डिटेलिंग उसकी हार्ड डिस्क के अंदर से थी, वो समझेंगे हम हमारे साथ के साथ। ठीक है, तो बच्चे ये जो मैं करवा रहा हूं ये आपका एमसीए लेवल या कह सकते हैं बीसीए लेवल के बीच और एमसीए लेवल के बीच का करवा रहा हूं। ठीक है, ना तो बहुत हाई में जा रहे हैं ना बिल्कुल ही लो में जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अगर बेसिक नहीं पता होगा तो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने यहां तक वीडियो देखी है वो तो जरूर आगे बढ़ेंगे, और जिन्होंने नहीं देखी वो यहीं पे रुक जाएंगे भाई, क्योंकि उन्हें एग्जाम क्लियर करना ही नहीं है। वो सिर्फ टाइम पास देखने आते हैं कि भाई क्वेश्चन दिख जाए और हम उसे सोल्व कर दें, बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेमोरी, देखिए बिल्कुल आपको पता होगा भाई मेमोरी क्या होती है। आप फोन खरीदने जाते हो तो सबसे पहले पूछते हो हाँ जी कितने जीबी में है, 64 जीबी में है, 32 जीबी में, 128 जीबी में है, रैम कितनी है इसमें, 6 जीबी है, ऐसे ही पूछते हो। तो बच्चों सेम क्या हो गया, आप यही पूछते हो रैम और रोम कितना है इसके अंदर। अगर मैं रैम की बात करूं तो मैं कह दूंगा 6 जीबी, और रोम की बात करूं तो 64 जीबी है, यानी 6 जीबी रैम 64 जीबी रोम। अब वो रोम के साथ हमारी जो है इन बिल्ट कर दी जाती है, अटैच कर दी जाती है, हमारा मोबाइल के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है, बट कंप्यूटर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने बेसिक समझा मेमोरी का, भाई मेमोरी होती क्या है। तो अब हम बात करते हैं मेमोरी स्ट्रक्चर की। मेमोरी स्ट्रक्चर, देखिए बच्चे, यानी मेमोरी की भाई स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, यानी कि मेमोरी चलती कैसे है, मेमोरी की यूनिट्स क्या है, इकाइयां क्या क्या है। ठीक है, तो बच्चे आपने देखे हमारा जो कंप्यूटर है वो सारा का सारा बाइनरी नंबर में काम करेगा, यानी 0 और 1 में काम करेगा। कंप्यूटर उसी को रीड करेगा। आप कोई डाटा सेव करते हैं, कोई आप वीडियो बना के भी डाल रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वो भी 0 और 1 के अंदर ही रीड करेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी और चीज में रीड करेगा। ठीक है, तो बच्चे मेमोरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मान लो मैंने यहां पे, आपको पता है किस में काम करेगा, बाइनरी नंबर में काम करेगा। और बाइनरी नंबर क्या होते हैं, 0 और 1 होते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम मेमोरी की। तो मेमोरी की जो बेसिक यूनिट होगी, यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी जो होगी वो कहलाती हैं बच्चे बिट्स। क्या कहलाती हैं, बिट्स। ठीक है, अब मैंने यहां पे कोई भी नंबर लिख दिया, मैंने कोई बाइनरी नंबर लिख दिया 1001, मैंने एक बाइनरी नंबर लिख दिया। ठीक है, अब जो ये बाइनरी नंबर है इसके अंदर जो ये 1 2 3 4, मैंने टोटल कितने वर्ड लिखे हैं, 4 लिखे हैं। तो मैं कह दूंगा जो ये चीज है ये कितने बिट की है, 4 बिट्स की है। क्लियर होगी बात। अब मैं इसी को आगे बढ़ा दूं 1 0 0 1 0 0 0 1, अब मैंने ये वर्ड लिख दिया। तो अब इसके अंदर टोटल कितने हो गए बच्चे, 8 हो गए हैं। ठीक है, अब ये 8 की होगी है, तो अब ये क्या कहेंगे हम, ये होगी 8 बिट्स होगी। ठीक है, समझ गए बेसिक फंडा। अब क्या हुआ, जब हमारी 4 बिट्स हो गई तब हम इसको क्या बोलने लगे, निब्बल बोलने लगे। यानी हमारी 4 बिट क्या बनाती हैं, एक निब्बल बनाती हैं। और जब हमारी 8 बिट हो जाती हैं तब बच्चे हम क्या कहते हैं, उसको एक बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। तो इसी प्रकार हमारी मेमोरी जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। क्लियर हुआ यहां तक का बेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम हमारा मेमोरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कंप्लीट। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाएगी, एक बिट कहलाएगी, यानी जो बिट जो होंगी वो सबसे क्या होंगी, स्मॉलेस्ट होंगी। इसके बाद बिट के बाद बच्चे क्या हो गया, 4 बिट आ गई। 4 बिट ने क्या बनाया था बच्चे, एक निब्बल बनाया था। ठीक है, यहां पे फिर कितनी बिट होगी, 8 बिट हो गई। और 8 बिट ने क्या बना दिया बच्चे, एक बाइट बना दिया। ठीक है, बराबर होगी। अब इसके बाद बच्चे 1024 बाइट किसके बराबर होंगी, एक
किलोबाइट के, इसको बच्चा बोलेंगे हम केबी। ठीक है, इसके बाद बच्चे हम 1024 किलोबाइट किसके बराबर होंगी बच्चे? 1 मेगाबाइट के, जिसको हम बोलेंगे एमबी। ठीक है, इसके बाद 1024 एमबी यानी मेगाबाइट किसके बराबर होंगी बच्चे? 1 गीगाबाइट के, जिसको हम बोलेंगे जीबी। अब बच्चे इसके बाद हम बात करते हैं 1024 गीगाबाइट, ये किसके बराबर होंगी? 1 टेराबाइट के, जिसको हम बोलेंगे टीबी। तो बच्चे यहां से हमारे जो है ग्राम सचिव के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था, यहां से पूछा गया था मेमोरी की यूनिट के ऊपर। ठीक है, तो बच्चे हम बात करते हैं, देखें इससे आगे भी होती है, लेकिन हमारा जो मेनली रहेगा टेराबाइट के लिए रहेगा, क्योंकि हम जो हमारे नॉर्मल यूज के लिए लेके आते हैं, हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो खरीदते हैं वो ज्यादा से ज्यादा टीबी के अंदर खरीद लेते हैं, 1 टीबी 2 टीबी 10 टीबी। ठीक है, इससे ज्यादा हमारे यूजेज में भी नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि बच्चे यहां पे ध्यान से नोट करें मेगाबाइट, यहां पे ध्यान से नोट करें सभी के पीछे बी क्या लगी हुई है बच्चे? बड़ी लगी हुई है, ये बोला जाएगा बाइट। लेकिन जब बिट के लिए यूज करूंगा तो छोटा बिट बी यूज करूंगा, और जब बाइट के लिए यूज करूंगा तब क्या यूज करूंगा? बड़ा बी यूज करूंगा। तो यहां पे काफी बार एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इंटरनेट की स्पीड, जो इंटरनेट की स्पीड है वो ध्यान से नोट करना किस में मापी जाती है? मेगाबिट पर सेकंड। किस में मापी जाती है? मेगाबिट पर सेकंड, एमबीपीएस। देखना ध्यान से, छोटा एम के बड़ा एम के बाद छोटी बी होगी, ना कि आप ऐसा लिखा होगा एमबीपीएस या फिर बड़ा पी या फिर बड़ा एस, ऐसा नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, हम क्या कहेंगे? मेगाबिट पर सेकंड। इसको याद रख लेना यहां से ध्यान से। ठीक है, तो बच्चे हमने क्या पढ़ा? अभी हमारा मेमोरी का स्ट्रक्चर पढ़ा है। अब बच्चे हम आगे बढ़ते हैं मेमोरी की तरफ। अब बच्चे क्या आ जाएंगी? क्लासिफिकेशन आ जाएगी, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। अब बच्चे मेमोरी को कुछ भागों में बांट दिया गया। ठीक है, और हमारी मुख्यतः मेमोरी 2 भागों में बांटी गई। ठीक है, यानी मेमोरी के कितने प्रकार हो गए? 2 हो गए। एक को तो बोल लेंगे हम प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये मुख्य मेमोरी होती है, याद रखना। और इसके बाद हमारा जो सेकंड बांटा गया वो बांटा गया सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी मेमोरी कितने हिस्सों में बांटी गई? 2 हिस्सों में बांटी गई। एक को बोला गया प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ये नेसेसरी होती है बच्चे, इसके बगैर आपका सिस्टम बिल्कुल भी रन नहीं करता है। ये होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसके अंदर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ठीक है, आपके एसडी कार्ड, ठीक है, वो सभी किसके अंदर आ जाते हैं, या फिर मैग्नेटिक टेप्स, वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाएंगे? आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आ जाएंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। अब जो हमारी मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी के अंदर 2 बात आ जाती है। एक बात आ जाती है बच्चे क्या? रैम, और एक क्या आ जाती है? रोम। ठीक है, अभी जो हम पढ़ेंगे वो हमारा बेसिकली किसके ऊपर रहेगा? रैम और रोम के ऊपर रहेगा, और बहुत डिटेलिंग में रहेगा, ये बात याद रख लेना। ठीक है, यहां से आपके काफी क्वेश्चन अब की बारी जो पूछे गए थे मेमोरी के अंदर, आपके ग्राम सचिव के अंदर, और रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं वो तो इसके ऊपर भाई बिल्कुल बैठ जाना कि हाँ हमें तो सब याद है ये चीज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे पॉइंट के ऊपर। हमारा पॉइंट आता है बच्चे रैम। अब हम बात करते हैं रैम का सबसे पहला पॉइंट। देखें रैम, रैम का पूरा नाम क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब बच्चे इसकी खासियतें क्या क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। देखें रैम का जो नेचर है, रैम का जो नेचर है वो क्या है? वोलेटाइल है, वोलेटाइल नेचर की है।
कई बार क्वेश्चन उठेगा आपको, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो बच्चे जो रैम है वो क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। अब वोलेटाइल का मतलब क्या है, काफी बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं बता देता हूं। वोलेटाइल का मतलब होता है बिजली जाने पर यह अपने अंदर डाटा डिलीट कर देती है। यानी कि बिजली जाने पर इसके अंदर जो भी होता है वो पूरा का पूरा क्लीन हो जाता है। देखिए, आप लोग मोबाइल से भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, पीछे क्या पता आपने कुछ पहले गैलरी ओपन कर रखी होगी, कुछ फोटोज ओपन कर रखी होंगी, ठीक है, क्या पता आप म्यूजिक सुन रहे हो, साथ में आप इंटरनेट भी सर्फ कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, आपने गेम भी खेल ली थी, उसको भी आपने बैकग्राउंड में मिनिमाइज कर दिया, ठीक है, नहीं बैकग्राउंड में चल रही है वो। अब क्या हुआ, आपने अपने फोन को रिस्टार्ट किया, क्या आपके वो वैसे ही गाने बजते रहेंगे? नहीं, आप तो बिल्कुल स्टार्टिंग से आपके फोन की मेन स्क्रीन के ऊपर, होम स्क्रीन के ऊपर आ जाओगे, ठीक है। और अगर आप देखेंगे गाने भी रुके होंगे, जो गैलरी वगैरह बैकग्राउंड में थी वो सभी क्लियर हो गई होंगी। क्यों? क्योंकि वो किसके अंदर लोड हुई थी? रैम के अंदर लोड हुई थी, ठीक है। इन बातों को याद रख लेना कि भाई रैम के अंदर डाटा लोड होता है। अब ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, आपको ये समझना होगा, जो जो मैं पढ़ाता जाऊंगा उसको गहराई से सुनते जाएं और समझते जाएं, और आप A to Z क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बच्चे, बिजली जाने पर यह अपने अंदर से डाटा को क्या कर देती है? डिलीट कर देती है। इसका मतलब डिलीट कर देती है तो यह टेम्परेरी स्टोर करती है, टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है। ये परमानेंट डाटा स्टोर नहीं करती है, टेम्परेरी डाटा क्या करती है? स्टोर करती है। अब इसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। अब बच्चे यहां पे क्या हो गया, ये टेम्परेरी डाटा स्टोर कर रही थी, तो अब बात करते हैं हम कि रैम जो है वह किस धातु की बनी होती है। जो रैम है वह सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी होगी। सिलिकॉन या जर्मेनियम धातु की बनी होगी रैम। मैंने आपको पहले बताया कंप्यूटर के लगभग पार्ट्स या तो किसके बने होंगे? सिलिकॉन के, या बने होंगे जर्मेनियम धातु के बने होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई रैम जो है वो कितने प्रकार की होती है। हाँ भाई, रैम के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे हो गया एस रैम, इसको हम बोल लेंगे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद बच्चे सेकंड पॉइंट आ जाता है डी रैम। क्या आ जाता है? डी रैम। इसको हम बोलेंगे डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसके बाद बच्चे हो जाती है हमारी एस डी रैम। अब ये मत सोच लेना स्टैटिक डायनामिक, नहीं, सिंक्रोनस डायनामिक, वही रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब पता है क्या है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से रैम का कौन सा प्रकार नहीं है। वहां पे मैं आपको दे दूंगा एस रैम, डी रैम, पी रैम और एस डी रैम। तब बच्चे आप किसके ऊपर निशान लगा देंगे? टी रैम के ऊपर लगा देंगे। क्लियर होगी बात? तो हमने क्या पढ़ा? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम, रैम जो है वोलेटाइल इन नेचर होती है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि बिजली चले जाने पर यह अपने अंदर से डाटा क्या कर देती है? डिलीट कर देती है। यह टेम्परेरी डाटा को क्या करती है? स्टोर करती है। यह सिलिकॉन या जर्मेनियम धातु की बनी होती है। रैम तीन प्रकार से रहेगी, एस रैम, डी रैम और एस डी रैम, ठीक है, यानी स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम और सिंक्रोनस डायनामिक रैम। अब बच्चे क्या है, जो डायनामिक रैम है वो हमारी ज्यादातर यूज में ली जाती है, ठीक है। डायनेमिक रैम कॉस्टली भी रहती है। क्लियर होगी बात? चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर हम कुछ और बातों को भी समझते हैं। अभी मैंने आपको एक बात बताई,
जब भी कोई प्रोग्राम के अंदर आपका कुछ भी आ सकता है, गाने सुनना, मूवी देखना, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना, कोई भी गेम चलाना, जब भी कोई प्रोग्राम रन करते हैं यानी चलाते हैं, तब वह रैम के अंदर लोड होता है। क्या होता है? रैम के अंदर लोड हो जाता है। यहां से बच्चे मैं आपको थोड़ा सा वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी यहीं से करवाऊंगा, वहां से आपको याद रखना है कि वर्चुअल मेमोरी भी क्या होती है। ठीक है, अब बच्चे क्या हुआ, 4 GB की रैम का मोबाइल है अभी मेरे पास, ठीक है, और मेरी स्टोरेज कितनी है? 64 GB की। बाहर लिख देता हूं 4 GB। अब बच्चे क्या है, ये मेरी रैम है, ये मेरी हार्ड डिस्क कह लो या फिर रोम कह लो। रोम थोड़ी सी अलग पॉइंट पे आ जाती है, इसके साथ अटैच होती है, वो हार्ड डिस्क ही मान सकते हैं आप उसको। क्या हुआ, आप अपने मोबाइल की बात करें बच्चे, बेसिकली मोबाइल का एग्जांपल दूंगा ताकि आप ज्यादा समझ पाएंगे। बच्चे गेम बहुत खेलते हो सारे, अभी भी रात को क्या पता इसी पे लगे और थक हार के सोचा हो कि चलो एक वीडियो देख ले भाई सर की, ठीक है। तो बच्चे क्या खेलते हो? पबजी खेलते हो, और पबजी जो ओवरऑल है उसकी लगभग 6 GB की स्टोरेज होती है। क्या होती है? 6 GB की स्टोरेज होती है। तो बच्चे ये 6 GB की गेम है लगभग, अगर आप इसके सारे रिसोर्सेज मैप वगैरह सभी डाउनलोड करके रखेंगे तो कितने जीबी की हो जाएगी? 6 GB की हो जाएगी। अब आपकी रैम तो 4 GB की, लेकिन ये 4 GB के रैम के मोबाइल में तो चलती है, हालांकि अटक अटक के चलती होगी, रुक रुक के चलती होगी, लैग करती होगी, बट चलती जरूर है। लेकिन अगर आप इसको थ्योरेटिकली देखें कि भाई 6 GB की रैम है, 4 GB की रैम है, 6 GB की गेम है, उसके अंदर लोड होगी। सर आप कह रहे हो जब भी कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो वह रैम के अंदर लोड होता है। तो मैं आपको बता दूं, मान लो पबजी को चलाने के लिए ना 1 GB रैम की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ये 1 GB डाटा लेगी। क्या लेगी? 1 GB का डाटा, यानी 6 GB में से 1 GB का ऐसा डाटा रहेगा जिसकी उस गेम को रन करने के लिए बिल्कुल ऑल टाइम जरूरत है। अगर मेरे को मान लो कुछ और की जरूरत पड़ेगी तो वो धीरे 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 उसको क्या करता जाएगा? ऐड करता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 के 6 GB को क्या करेगा? वो एक साथ ऐड कर लेगा। तो बच्चे 1 GB की जरूरत होगी, तो मान लो मेरा 1 GB तो मेरा कौन खा के बैठा है? मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मेरे फोन का सॉफ्टवेयर, ठीक है, फोन का सॉफ्टवेयर। तो मेरे पास कितने जीबी बच रही है? 3 GB बच रही है, और उसमें से 1 GB के लिए मैंने किसको दे दी है? पबजी को दे दी है। क्लियर होगी बात? लेकिन ये 6 GB की डाटा जो एक्चुअल डाटा है, लेकिन इसको करंटली रन करने के लिए कितना चाहिए? 1 GB चाहिए। तो बच्चे बाकी बचा हुआ जो 5 GB है ना, वो आपका क्या बन जाएगा? हार्ड डिस्क के अंदर, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर वर्चुअल मेमोरी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? वर्चुअल मेमोरी में चला जाएगा। यानी कि आपका ये सिस्टम है, जब भी आप किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो कुछ हिस्सा उसका किस में लोड हो जाता है? रैम में लोड हो जाता है, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको वो किस में डाल देता है? वर्चुअल मेमोरी में डाल देता है, ताकि ऑन स्पॉट अगर हमारे को जरूरत पड़ जाए। मान लो मैंने क्या किया, एकदम मैंने कुछ बिल्कुल बहुत सारी गेम के अंदर ना नीचे बिल्कुल नीचे जाके मैंने क्या किया, ड्रेस चेंज करनी है, तो मैं बटन दबाता हूं। कई बार क्या होता है, वो रुक के चेंज होती है। वो रुक के क्यों होती है? क्योंकि मेरे को वर्चुअल मेमोरी से डाटा किस में भेजना पड़ता है? रैम में भेजना पड़ता है। क्लियर हुई बात? तो बच्चे वो क्या हो गया वहां पे कि आपका जो 5 GB का जो डाटा चला गया वो किस में चला गया? आप कंप्यूटर ने अपनी हार्ड डिस्क के अंदर कुछ स्पेस को, हार्ड डिस्क के स्पेस को किस तौर पे यूज कर लिया? वर्चुअल मेमोरी के तौर पे यूज कर लिया। क्लियर हो गया यहां तक की बात? तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट ये रहेगा। यहां से अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, तो आप कह देंगे कि ये एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट होता है किसके सपोर्ट के लिए? रैम की सपोर्ट के लिए, ठीक है। जो प्रोग्राम जिसको लोड होना होता है वो यहां हो जाता है, और जो बाकी बचता है वो कहां चला जाएगा? वर्चुअल मेमोरी में चला जाएगा। क्लियर होगी बात? चलिए, तो अभी हमने बच्चों क्या पढ़ी? हमारी रैम पढ़ी।
तो हमने यहाँ पे बेसिकली बात पढ़ी है, जब भी कोई प्रोग्राम को रन करते हैं तो वह सबसे पहले रैम के अंदर लोड होगा, उसका कुछ हिस्सा रैम के अंदर लोड होगा, तभी वह प्रोग्राम क्या करेगा, रन करेगा। ऐसा नहीं है डायरेक्ट आप अपने कंप्यूटर के अंदर से क्या करते हो, वीडियो चलाते हो तो वो बटन दबाते ही थोड़ी चल जाती है भाई, वो थोड़ा सा रुकती है क्योंकि वो रैम के अंदर लोड होगी और उसके बाद वो चलेगी। क्लियर होगी बात? अब बच्चों हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड हमारा क्या था बच्चे, रोम था। ठीक है, रोम का पूरा नाम क्या हो गया बच्चे, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। बच्चे जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर है। अब देखें, वोलेटाइल का मतलब क्या था बच्चे, कि बिजली जाने पे डाटा क्या होता था, उड़ जाता था। लेकिन नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, बिजली जाने पर डाटा डिलीट नहीं होता है। बिजली जाने पर डाटा डिलीट नहीं होता है। अब बच्चे डाटा डिलीट नहीं होता, ठीक है, ये बात ध्यान से रखना। रैम वोलेटाइल, रोम नॉन वोलेटाइल नेचर। रैम में बिजली जाने पे डाटा उड़ जाता है, रोम में बिजली जाने पे डाटा नहीं उड़ता, क्योंकि रैम जो है वो परमानेंट डाटा स्टोर करती है। जब तक कि आप उसे रिमूव ना कर दें, ये बात याद रख लेना। एक पेन ड्राइव के अंदर मैंने एक शादी की वीडियो डाल के रख दी और मैं उसको 10 साल के बाद अपने सिस्टम में लगा के चलाऊंगा तो शादी की वीडियो उसी के अंदर मिलेगी, वो डिलीट नहीं होगी। वैसे ही फंक्शन किसका रहता है, रोम का रहता है। ठीक है, अब इसको समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है, देखिए बच्चे, सबसे पहले ना मैं आपको रोम के टाइप बताता हूं, उसके बाद इसकी डिटेलिंग समझाऊंगा भाई है क्या सीन। ठीक है, चलो, जो रोम के टाइप है वो क्या आ जाएंगे बच्चे, रोम तो आपको पता ही चल गया भाई, रीड ओनली मेमोरी हो गया। अब इसके अंदर पहला टाइप बांट दिया गया बच्चे, क्या बांट दिया गया, पी रोम। क्या बांट दिया, पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकंड बच्चे, इसके बाद पी के आगे क्या जुड़ जाएगी, बस ई जुड़ जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ई पी रोम, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद जुड़ जाएगा बच्चे, ई के आगे एक ई और जुड़ जाएगा, ई ई पी रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब समझते हैं। देखिए बच्चे, क्या होता है, जो हमारा रोम होता है, ठीक है, उसको हम काफी, मैंने क्या कहा, ये परमानेंट स्टोर कर लेता है, डाटा को डिलीट नहीं करता है। ठीक है, जब तक आप ना करना चाहिए। तो बच्चे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि भाई हमने क्या किया, एक बार एक प्रोग्राम को, एक बिल्कुल फिट प्रोग्राम बना दिया और हमने उसे क्या कर दिया, रोम के अंदर लोड कर दिया, तो बच्चे वो प्रोग्राम उसके अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। जब अगर हम पी रोम का यूज करेंगे तो वो उसी के अंदर ही रहेगा। उसके बाद हम पी रोम का अगर मैंने यूज कर लिया तो मैं उसमें से डाटा डिलीट नहीं कर पाऊंगा। एक बार ही जो मैंने जिसके अंदर राइट कर दिया वो वैसा ही रहेगा। जैसे आप एक सीडी, मान लो आप मार्केट से एक सीडी लेके आए, आपने क्या किया, उसके अंदर एक प्रोग्राम को राइट कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि अब आप उसको दोबारा से राइट कर देंगे, जब तक आप रीराइटेबल सीडी ना खरीद के लेके आए। वैसे ही हो गया, रीराइटेबल टाइप से क्या हो गया, EPROM। ठीक है, EPROM का मतलब क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि क्या है कि अब मैं यूज करने लग गया कि मैं भाई इरेज भी कर पाऊंगा। ठीक है, यानी कि मैं उस प्रोग्राम को क्या कर पाऊंगा, इरेज कर पाऊंगा और दोबारा से उसमें क्या लिख सकता हूं, मैं प्रोग्राम डाल सकता हूं। इसके बाद आ गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली से मतलब बच्चे यहाँ पे यूवी रेज,
यानी कि कई बार पूछ लेता है कि अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा किस रोम में से डाटा डिलीट किया जाता है, तो हम कहेंगे ईईपी रोम में से किया जाता है। या फिर अगर हिंदी वाले बच्चे हो तो बैंगनी किरणों के द्वारा डाटा किस रोम में से उड़ाया जा सकता है, तो हम कहेंगे ईईपी रोम में से उड़ाया जा सकता है। क्लियर हो गया तक की बात। मैं इन तीनों टाइपों को रब नहीं करूंगा क्योंकि इनकी मुझे जरूरत पड़ेगी अभी आपको दोबारा समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं ऊपर का रब कर रहा हूं बच्चे। देखें क्या है कि जब सिस्टम रन करते हैं सबसे पहले रोम लोड होता है। क्या लोड होता है? रोम लोड होता है। अब ये कहेंगे नहीं सर उसको तो बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। देखें सिस्टम जब रन करते हैं तो क्या लोड होता है? रोम लोड होता है। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। यानी कि जब हमारा रोम लोड होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर प्रोसेस पूछे तो बूटिंग आएगा। अगर ये पूछेगा सिस्टम रन करने पर सबसे पहले क्या लोड होता है, ऑप्शन में आपको दिया मिलेगा रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ठीक है। तब आप वहां पे क्या कहेंगे? रोम लोड होता है। ये बात याद रखना। और जो ये प्रोग्राम यहां पे लिखा होता है रोम के अंदर उसको बोलते हैं BIOS। क्या बोलते हैं? बायोस बोलते हैं। और बायोस का पूरा नाम क्या है बच्चे? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या बोलते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब देखो क्या होता है कि अब देखो मान लो मैंने सिस्टम रन कर दिया। रैम के अंदर तो आपको पता है डाटा डिलीट नहीं होता। वैसा थोड़ी है मैंने कंप्यूटर वगैरह ने एक बार लोड कर ली चीजें, मैंने लाइट बंद कर दी, चलो रैम के अंदर से तो जो भी प्रोग्राम थे चलो मान सकते हैं भाई क्लोज हो जाएंगे। अब जो मेरे पहले से ही राइट कर रखे हैं कि भाई सिस्टम रन होते ही इसने करना क्या है, वो किसके अंदर डाले जाते हैं? बायोस के अंदर, यानी रोम के अंदर लोड होते हैं। तो सबसे पहले रोम लोड होगा और जो वो प्रोग्राम है वो क्या कहलाता है? बायोस कहलाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी कि बेसिकली इनपुट आउटपुट जो हमारे उसके अंदर क्या चीजें डाली गई हैं। मान लो कि मैंने क्या क्या कंप्यूटर रन किया, ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। वो ब्लैक स्क्रीन तब आती है तब वहां पे अगर आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो आप बायोस की सेटिंग में चले जाएंगे। नहीं तो ये बायोस यानी कि आपका ये पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो भी प्रोग्राम रोम के अंदर डाले गए हैं, क्या डाले गए हैं भाई? सबसे पहले रैम चेक करो, रैम कितनी है? एक रैम ही डाली है कि दो चिप डाली है? आपके पास होती है ना स्लॉट होते हैं, एक स्लॉट में डाल सकते हो, दो में। मान लो मैंने 4 GB की दो रैम में डाल रखे हैं तो दोनों लोड करके कंबाइंड कर देगा 8 GB, ठीक है, शो करेगा 8 GB। लेकिन जब आप बायोस के अंदर सेटिंग में जाके चेक करेंगे तो वहां पे अलग से बताएगा 4 GB की एक है, 4 GB की एक है, ठीक है। अब इसके बाद फिर चेक करेगा हार्ड डिस्क कितनी है भाई? क्या हार्ड डिस्क कितनी है? मान लो मैंने एक 360 GB डाल ली है, एक 240 GB डाल ली है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क भी वहां पे चेक करेगा। सभी चीजें क्या चेक करेगा? चेक करेगा। अब यहां से ब्लैक स्क्रीन आगे जाते ही ना एक ब्लैक स्क्रीन पे ही रुक गया और लिख के आ गया इंसर्ट बूट डिवाइस टू कंटिन्यू, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब क्या हुआ? या तो मेरी हार्ड डिस्क वहां पे उसने उठाई नहीं, या फिर मेरी हार्ड डिस्क के अंदर क्या नहीं था? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो वो वहीं रुक जाता है। क्लियर होगी बात? तो बच्चे जो पूरा का पूरा प्रोग्राम चेक करता है वो कौन करता है? बायोस। और लोड होगा रोम और उस प्रोसेस को बोलेंगे बूटिंग। ये अपने माइंड में तीनों चीजों को याद रख लेना। जिसने एक बार ये चीज समझ ली जो मैंने अभी बताई उसको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या है बच्चे, इसके अंदर ना क्या होते हैं? बूट डिवाइस होते हैं। बूट डिवाइस से मतलब मेरा ये है, मान लो आप बायोस डिलीट का बटन दबाएंगे, आपका ब्लैक स्क्रीन आते ही डिलीट का बटन दबाएंगे तो आपका बायोस खुल जाएगा। वहां पे चले जाना, वहां पे आपको लिखा मिलेगा बूट डिवाइस। मान लो मेरे पास वहां पे 4 पॉइंट है। पहले पे मैंने CD रोम सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। दूसरे पे मेरा क्या है? पेन ड्राइव है। तीसरे पे मेरी हार्ड डिस्क है। चौथे पे मेरी हार्ड डिस्क यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हार्ड डिस्क मेरी क्या है? 2 है। और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है हार्ड डिस्क 2 में जो कितने जीबी की है? 360 की। हार्ड डिस्क 1 मेरी कितने की है? 240 GB की। मेरे को पता है भाई मैंने 360 वाली में डाली थी।
अब क्या होगा, मैंने सीडी रोम के अंदर क्या डाल दी, एक विंडो का सेटअप की सीडी डाल दी, यानी मेरे को ना विंडो का सेटअप करना है, यानी विंडो डालनी है भाई, ठीक है। अब विंडो डालनी है तो बच्चे क्या होगा आपका, ये देखें बूट डिवाइस प्रेफरेंस में नंबर 1 पे कौन है, सीडी रोम है। तो सबसे पहले वो इसी सॉफ्टवेयर को उठाएगा, वहां पे लिख के आ जाएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, आप उसके ऊपर बटन दबाएंगे और आपका विंडो का सेटअप क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। मान लो आपकी हार्ड डिस्क पहले नंबर पे आ गई, क्या आ गई आपकी हार्ड डिस्क जो 2 है वो पहले नंबर पे आ गई, और यहाँ पे आपका क्या है, सीडी रोम है, और आप अपने कंप्यूटर के अंदर क्या डालना चाहते हैं, सेटअप डालना चाहते हैं। लेकिन सेटअप में आपकी जो विंडो डालने की सीडी है वो कितने नंबर पे जा रखी है, बूट डिवाइस चौथे नंबर पे है, और आपको पता है, और आपकी हार्ड डिस्क किस पे है, पहले पे, जिसमें आपका पहले से ही क्या पड़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो यही चल पड़ेगा, ना कि सीडी को उठाएगा, सेटअप को उठाएगा। समझ गए इस बात को। तो इस प्रकार से प्रोग्राम हमारे बायोस के अंदर ऑटोमेटिकली होते हैं। मान लो क्या होता है, बायोस की भी अपडेट आती रहती है। मान लो एक मैंने कोई मदरबोर्ड खरीद लिया, मैंने खरीद लिया गीगाबाइट का B450, ठीक है, और मैंने खरीद लिया इंटेल का i5 और इसकी जनरेशन थी 7300, ठीक है, और ये थी हमारी 8th जनरेशन। अब क्या हो गया, i5 में मेरा आ गया 9300 और ये आ गई मेरी 9th जनरेशन। अब क्या होगा, बोर्ड में ऐसा थोड़ी है, मान लो मैंने ये प्रोसेसर खरीदना, तो क्या पता इस बोर्ड को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, कर जाते हैं बच्चे बोर्ड सपोर्ट, यानी कि आपको प्रोसेसर कुछ ऐसे मदरबोर्ड होंगे जो आपको सपोर्ट कर जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या अपडेट करना पड़ेगा, आपका बायोस अपडेट करना पड़ेगा, यानी आपको आपका रोम अपडेट करना पड़ेगा। अब रोम अपडेट करना पड़ेगा, तो अगर मैंने पी रोम का यूज कर लिया तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी भाई इसमें से तो डिलीट होगा ही, समझ गए। इसीलिए आजकल हमारे या तो ईपी रोम यूज हो रहे हैं या फिर ईपी रोम यूज होंगे, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी मैं इरेज करके दोबारा प्रोग्राम कर दूंगा ताकि मेरा ये वाले जनरेशन का सिस्टम भी चल जाए। क्लियर हो गया पॉइंट है। तो ये हमारे रोम की बेसिक चीजें थी, आप इस बात को समझ के रखना। कंप्लीट होगी डिटेल, समझ गए इस बात को। चलिए बच्चों, तो जैसा कि आज हमने पढ़ा हमारे रैम के ऊपर और रोम के ऊपर, ठीक है। तो बच्चे ये दोनों मैंने काफी डिटेलिंग में बताई हैं, ठीक है, इनको अच्छे से याद रखना, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है रोम क्या होगी भाई, डिलीट नहीं करेगा डाटा, परमानेंट स्टोर करेगा, नॉन वोलेटाइल इन नेचर है। इसके 3 प्रकार के टाइप हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, ठीक है। और बूटिंग की प्रोसेस बता दी, लोड होने की बता दी, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट बता दिया, और किसका बता दिया बच्चे, मैंने आज आपको एक और पॉइंट बताया है, कौन सा, वर्चुअल मेमोरी के साथ साथ आपको रैम, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे आप इन बातों को बिल्कुल अच्छे से याद करके चलना, क्योंकि ये यहाँ पे काफी डिटेलिंग में आने वाली है, ठीक है, और इनके ऊपर आपको काफी क्वेश्चन अराइज होते हैं, रैम के ऊपर और रोम के ऊपर, ठीक है। मैं रैम के रिगार्डिंग क्वेश्चन करके पूछ लूंगा, नेचर पूछ लूंगा, कैसा है, क्या करती है, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट टाइप में हम मिलेंगे, जिसके अंदर हम हमारी किस मेमोरी को डिस्कस करेंगे, हमारी सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी के साथ विदा लेता हूं, धन्यवाद। आशा है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और बच्चों जो भी वीडियो देखता हो बिल्कुल अंत तक देखता हो ना, जिसको भी अच्छी लग रही हो, जो भी बच्चा यहां तक पहुंचा होगा, मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, सर मैंने कंप्लीट वॉच की है, ठीक है। तो बच्चे मैं उन लोगों के लिए फिर आगे ग्रुप बना दूंगा, क्योंकि जो बच्चे सीरियस होंगे ना रीजनिंग के लिए, हरियाणा जीके के लिए, और बच्चे हमारे कंप्यूटर के लिए, ये 3 सब्जेक्ट मैं पहले कंटिन्यू में लेके चल रहा हूं, और इसके अंदर से आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने दूंगा। जिन बच्चों को नहीं पता हो, मेरे चैनल के ऊपर हरियाणा जीके की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, उसमें से बस आप डाटा में क्या कह रहा हूं, जो लेटेस्ट डाटा क्या कहता हूं बच्चे, लेटेस्ट डाटा से मेरा मतलब है, मान लो वहां का कोई सांसद वगैरह था, वो चेंज हो जाता है, ठीक है, किसी का हमारे से हरियाणा का राज्यपाल चेंज होगा, उनको छोड़कर बाकी जैसे आपके भाई नदी कौन सी है, कहां से है, ठीक है, वहां की मिट्टी कैसी है, उस प्रकार से मेरे चैनल पे जो वीडियो पड़ी है बच्चे, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर 25 मार्क्स की हरियाणा जी की आती है वैसे क्वेश्चनों में से, तो मैं आपको बता देता हूं कम से कम भी आप 20 से 23 क्वेश्चन आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एक बार जाके बिल्कुल चेक करें, ठीक है। इसी के साथ आशा करता हूं, धन्यवाद।